जय हिंद। साइंस का देखिए अगला पार्ट हम लेकर हाजिर है। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिकॉल होने वाला है। यहाँ पे लिखित के साथ साथ हम मौखिक भी जो बोल देंगे वो सभी भी होगा, और इन सारे चारे ऑप्शंस का भी हम यहाँ पे रिकॉल आपको कराते चलेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए क्वेश्चन ये कहता है कि समुद्र जल का पीएच मान मतलब वो कितना होता है। तो याद रखना वो 8.4 होता है। अब इसके अलावा और भी देख लीजिए यहाँ पे और किसका किसका कितना होता है। तो यानी कि खून का आपका 7.4 है, और ये आप समुद्र जल का 8.4 हो गया। और ये 7 किसका होता है, तो उदासीन जो मतलब उदासीन होता है, जो जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे कि आपका शुद्ध जो जल होता है वह क्या होता है कि उदासीन ही होता है। तो ये आपका ये 7 होता है। और याद रखना होगा कि अगर शुद्ध जो जल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, यानी कि उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है। जब उसमें आयन आ जाते हैं, क्या हो जाता है कि आयन यानी कि अशुद्धियाँ मिला दी जाती है, तो उसमें आयन की उत्पत्ति हो जाती है। और आयन की उत्पत्ति के कारण ही उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही उसमें क्या कारण है, तो याद रखिएगा वो आयनों का प्रवाह ही है, इसके कारण यह होता है। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें देख लीजिए। जैसे सब पूछता है कि समुद्र जल में तैरना आसान क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें क्या है कि उसके पानी का घनत्व तो अधिक होता है, क्योंकि NaCl इसमें नमक क्या होता है कि घुला हुआ रहता है। और समुद्री जल को क्या कहा जाता है कि उसको द्रव में मतलब उसको क्या कहा जाता है, द्रव में ठोस का विलयन ही है। आपको ये भी आपको ऑप्शंस में आते ही रहता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे मतलब ये तो हमने पीएच मान यहाँ पे रिकॉल करा दिया। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का याद रखिएगा कि जो पेट से निकलता है यानी कि आमाशय से, तो याद रखिएगा उसका पीएच मान 1 से आपको 2 होता है। उसकी तरह से नींबू का आपका 2.2 होता है। और 6 आपका किसका होता है, तो मूत्र का होता है। और 6.4 आपका ये आपका दूध का होता है। 6.5 आपका लार का होता है। और 7.4 और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये खून का हो गया, और ये समुद्री जल का हो, ये उदासीन का हो गया, आपका 7 हो गया। तो इस तरह से आपका ये सब पीएच मान वगैरह ये सब निर्धारित करता है आपको। चलिए और भी यहाँ से कुछ और मतलब आपको यहाँ से याद कराते हैं। हालांकि यह जो पीएच का मतलब जो वैल्यू होता है, पीएच का जो वैल्यू होता है, तो याद रखिएगा जो मतलब अम्लीय माध्यम के लिए जो पूछता है कि दाहिने से बाएं की तरफ आने पर क्या होती है कि बढ़ती है, और जब बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होती है कि उसका मतलब लेफ्ट से राइट भी जाने पर क्षार का गुण क्या होता है कि बढ़ते जाता है। और यहाँ पे बीचों बीच में जो ये होता है तो वह 7 होता है, जिसको उदासीन मान कहते हैं। और यहाँ 0 से लेकर यह 7 तक ले यह अम्लीय को दर्शाता है। और 7 से लेकर आपको कहाँ से 14 तक ले आप चले जाइएगा तो याद रखिएगा वो आपको क्षार को मतलब वह दर्शाता है। और ये पीएच स्केल है जिसको सोरेनसन साहब ने खोज किया हुआ था। तो इतने सारे अगर आप रिकॉल आपको रखना होगा, क्वेश्चंस वगैरह आपके आते रहता है। मॉक टेस्ट में भी आपको यहाँ से काफ़ी आसानी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और पेपर वगैरह में भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलियो रोग में शरीर से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो याद रखिए वो आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। सबसे लंबी यही आप हम लोग का कोशिका है तो होती है, तो तंत्रिका तंत्र का होता है इसका मतलब। और इसका इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन होता है। इसका इकाई तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है, जबकि किडनी का इकाई नेफ्रॉन होता है। शरीर का इकाई सेल होता है, और मक्का का इकाई जीन होता है, और जीन का इकाई मतलब सिस्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से याद रखिएगा। और बहुत परिवर्तन की इकाई म्यूटोन होता है। और यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिए। जैसे कि पोलियो, तो पोलियो याद रहे किसके कारण होता है, तो आपको वायरस के कारण हो जाता है। तो पोलियो वायरस से हो जाता है। इसके अलावा एड्स हो गया, रेबीज हो गया, रेबीज हो गया। इसके अलावा आपको मतलब ये खसरा हो गया, खसरा होता है, मेनिंजाइटिस होता है, इबोला होता है, कोरोना, ये सब क्या होता है आपको वायरस से ही होता है। और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे और भी कुछ मतलब जैसे ही आपका तंत्रिका तंत्र हम बता दिया। यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में याद रखिए कोशिका का विभाजन यानी कि मस्तिष्क में काफ़ी कम होता है, जबकि शरीर के कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से आपको लीवर में देखने को मिलता है। जबकि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी कहलाता है। और इसका वजन 1 से आपको कितना 2 किलो के बीच में होता है, यानी कि 1.5 से लगभग 2 केजी के आसपास में रहता है। और लीवर में ही आपका मतलब खाए मतलब जहर खाए हुए व्यक्ति की मतलब वैसे जांच वगैरह आपको लीवर से ही ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे बीमारियों वगैरह का भी पता आपको लीवर से पता चल जाता है, तो डॉक्टरों द्वारा इसकी जांच की जाती है। अब यहाँ पे लीवर में और भी कुछ देख लीजिए। ये आपका हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, और सबसे बड़ा ग्रंथि तो हमने इसको बता दिया। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि याद रखिएगा आपको कौन सा है, तो अग्नाशय है। अग्नाशय आपका है जिसे हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं, तो ये अग्नाशय हो गया दूसरा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो हमारा लीवर है सबसे बड़ा
बड़ा ग्रंथि है, लेकिन यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कौन सा है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी कि बाहर की ओर यह क्या होती है कि स्रावित होती रहती है। और इसका कौन और बाहर की तरफ स्रावित क्या चीज होती है? तो आपको याद रखिएगा वो एंजाइम्स ही होते हैं। और ये तो हो गया बाह्य स्रावी ग्रंथि। और वही कह देगा कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो याद रखिएगा वह अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको वह गर्दन के पास में होता है ये वाला आपका, तो थायराइड ग्रंथि होता है। यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि का पहचान यही है कि वो उसमें क्या होता है कि हार्मोन से स्रावित होते रहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि की पहचान यही है कि उसमें नलिका विहीन होती है और उसमें क्या होते हैं कि हार्मोन स्रावित होते हैं। और जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि का हमने आपको बता रहा हूँ कि बाह्य स्रावी ग्रंथि में इस तरह से नली होती है और इसमें क्या होते हैं कि हार्मोन नहीं बल्कि यह एंजाइम स्रावित होता है। और इसका मतलब रक्त से कोई मतलब अथी संबंध उससे सटा हुआ नहीं रहता है। तो ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन से याद करके रखना होगा, रिकॉल करके। बाकी आरबीसी वगैरह का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है, जबकि उसकी मृत्यु आपको कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है, जबकि निर्माण आपको उसको कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो ये सब क्वेश्चन सबने आपको रिकॉल यहाँ पे करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, अब गेहूं का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। इसके अलावा अगर लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरिल को हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे है मतलब बीज पत्र। तो याद रखिएगा हम लोग बीज पत्र किसको मतलब वो आपको तो चना हो गया, मटर हो गया, ये सब के किसको हम लोग उसका तो बीज पत्र को ही आपको खाते हैं। और बादाम वगैरह ये हो गया आपका बीज पत्र खाते हैं। और डायरेक्ट बीज वगैरह में भी यही हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे हमने लिखा हुआ है गेहूं, तो याद रखिएगा गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा गेहूं को अगर जीके से जोड़ कर देखेंगे इस शेयर को, तो याद रखिएगा उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका चाइना को मिलेगा। उसी तरह से अगर भारत में बात करेंगे तो यूपी में आपको मिलता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की जब बात करते हैं तो आपको कहाँ पे होता है? तो पंजाब में होता है। और गेहूं का ऐसा फसल है, तो याद रखिए यह कैसा है? तो आपको रवि फसल का यह उदाहरण है आपको। तो ये गेहूं हो जाता है, सरसों होता है, आलू हो गया है। और ये सब का आपको रबी फसल के रूप में आपको जाना जाता है। और रबी फसल कब बोई जाती है? तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में आपको क्या होता है कि काट ली जाती है। तो ये क्वेश्चंस भी हमने कुछ जीके वगैरह से जोड़ कर हमने यहाँ पे याद कर लिया। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है। इसके अलावा और भी देख लीजिए, जैसे कि अंडा में, तो ये याद रखिएगा अंडा में आपको अल्बुमिन्स प्रोटीन होता है, मांसपेशिया में मायोसिन प्रोटीन होता है। और मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशिया का याद रखिएगा कैसा लाल रंग को देखने को आपको मिलता है। उसी तरह से रक्त में भी आपको हिपैरिन होता है, फाइब्रिनोजन रहता है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? आपको रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। जबकि हिपैरिन रक्त को लिक्विड के रूप में ही रखने का कार्य करता है, यानी कि द्रव के रूप में ही आपको रखता है। और रक्त क्या है? एक तरह का याद रखिएगा ये आपका संयोजी ऊतक है। हड्डी वगैरह भी आपको क्या है? एक तरह का संयोजी ऊतक ही है आपको। तो हमने यहाँ पे आपको रिकॉल कराया कि गेहूं में ग्लूटीन हो गया, अंडा में अल्बुमिन्स हो गया, मांसपेशिया में मायोसिन हो गया, हड्डी में ओसिन हो गया, रक्त में हिपैरिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया। ये सारे के सारे आपको प्रोटीन का नाम आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो याद रखिएगा उसे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ये मात्रा में आपको पूछता है सीसा संचायक बैटरी। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ये भी आपको जानना होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, यानी कि H2SO4 को। अब इसके अलावा और भी देखिए, जैसे ये तो हमने बता दिया अम्लों का राजा, लेकिन एक होता है आपको अम्लराज। तो अम्लराज में आपको याद रखिएगा वह नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3 और प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग म्यूट्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसे हम लोग अम्लराज कहते हैं, यानी कि HNO3 और प्लस HCl, इसको अम्लराज कहते हैं। और अनुपात अक्सर पूछता है, तो एक अनुपात कितना होता है? तो यहाँ 3 आपको इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका अम्लराज। जबकि अम्लों का राजा अगर कह देगा तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसे हम लोग म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अम्लीय है, इसका पीएच मान 1 से 2। और ये आपका आमाशय से निकलता है, यानी कि पेट से आपको निकलता है। जो खाना वगैरह को काफ़ी ज़्यादा वह जल्दी मात्रा में अम्लीय बनाकर उससे पचाने का कार्य करता है। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। और ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, जैसा कि हमने आपको वहाँ पे बता दिया। और ये एसिटिक अम्ल, तो ये देख लीजिए अब एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH होता है। फिर से ये रिकॉल आपको बताते हैं, यानी कि CH3COOH होता है। इसको एसिटिक अम्ल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और सिरका में क्या पाया जाता है? तो
एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और ये फार्मूला को सिरका भी आपका कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ, तो कहीं कहीं नहीं बल्कि उस सिरका को ही यह एसिटिक अम्ल होता है। तो ये आपका फार्मूला अक्सर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मतलब और एक फॉर्मिक अम्ल भी होता है HCOOH, यह क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, या फिर इसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन है इसलिए इसको मेथेन की यह श्रेणी का या मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का यह श्रेणी का है रूप। तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रिकॉल रखना होगा। चलिए, तो पारा अगला क्वेश्चन है कि पारा निम्न तापमान पर हिमांक कितना होता है, यानी कि कितना डिग्री पर यह जम जाता है। तो -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि यह जम जाता है। तो वैसे ठंडे प्रदेशों में जब देखते हैं कि यह पारा के क्या हो गया कि जम गया, तो वैसे स्थिति में से हम द्रवित एल्कोहल मतलब उसका यूज करते हैं। द्रवित एल्कोहल कितना 115 डिग्री सेल्सियस पे जाके यह जमता है। तो वैसे स्थिति में टेम्परेचर लेने के लिए वह थर्मामीटर्स में से पारा निकाल के उसमें द्रवित एल्कोहल क्या किया जाता है कि भर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा आप जान लीजिए कि वो पारा पीने से कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग होता है। पारा का संकेत क्या होता है, तो Hg होता है। और ये Hg को मतलब अगर बात करेंगे इसका लैटिन नाम क्या होता है, यानी कि तो हाइड्रोगाइरम के नाम से जाना जाता है। और परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 80 होती है। इसके अलावा अगर यहाँ से पारा से जोड़ कर देखें, पारा के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है, तो याद रखिएगा वो आपको स्पेन प्रथम स्थान पे मिल जाएगा। इसके अलावा और यहाँ पे पारा वगैरह का देखेंगे तो यह एक पैसा यह पारा जो कि कैसा अवस्था में होता है, तो याद रखिएगा द्रव के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और यह द्रव के रूप में होते हुए भी यह चालन विधि द्वारा क्या होता है कि गर्म होता है। चूंकि जब हम जानते हैं द्रव और मतलब गैस जो होते हैं, द्रव और गैस किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं। लेकिन ये संवहन नहीं बल्कि यह द्रव अवस्था में होकर चालन विधि द्वारा गर्म होता है, जो कि ठोस का एक गुण आपको मिलता है। तो यह भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में भी कुछ आता है कि जैसे कि क्योंकि पारा का थर्मामीटर में क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का काफी अच्छा संकेत है। ऊष्मा यह प्रसार काफी तेजी से यह होते रहती है। और पारा क्या होता है कि हमारे हाथ में चिपकता वगैरह नहीं है। तो किस विधि द्वारा, तो याद रखिए उस कौन सा बल के द्वारा, तो असंजक के बल के कारण यह क्या होता है कि मतलब यह हमारा हाथ को वगैरह को छूता नहीं, यानी कि चिपकता नहीं है। कोई भी वस्तु की स्थिति में चिपकने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा वो आपको ससंजक बल ही होता है। अब यहाँ पे पारा में आपको याद रखिएगा एक इस पारा का मेनिस्कोप या स्पर्श कोण पूछता है कि कितना होता है। तो याद रखिएगा वो पारा का स्पर्श कोण कितना होता है, तो याद रखिए वो अधिक कोण होता है, आपको देखने को मिलता है। और इस तरह से बर्तन में अगर परखनली में रखकर इसको पारा रखते हैं तो क्या होता है कि वह नीचे की ओर आ जाता है। वह याद रखिएगा वह नीचे की ओर आ जाता है। और इसका अधिक कोण मेनिस्कोप कितना बनाता है, तो आपको अधिक कोण का निर्माण करता है। और कैसा इस मतलब आकृति ऊपर से बनता है, तो याद रखिएगा वो आपको कौन सा बनाता है, तो उत्तल का निर्माण करता है। कौन सा, उत्तल का निर्माण करता है। अगर यही पारा हम हटा देंगे तो देख लीजिएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये देखिए मेनिस्कोप इस तरह से पारा इस तरह का बनाता है ऊपर की तरफ उठा। लेकिन अगर यही हम द्रव भर देंगे तो इस तरह से यह धंसा हुआ रहता है, यानी कि इसका जो मेनिस्कोप बनता है तो वह अवतल बनाता है, अवतल। और स्पर्श कोण कैसा होता है, तो याद रखिए वह न्यून कोण होता है। न्यून कोण कहने का मतलब वह 90 डिग्री से कम होता है। तो इस तरह से मतलब पानी धंसा हुआ रहता है बीच में, तो बीच में धंस गया तो इस तरह से यह अवतल हो गया और न्यून कोण निर्माण किया। लेकिन पारा क्या होता है कि इस तरह से बीच में क्या होता है कि उठा हुआ रहता है। और उठा हुआ होने के इस तरह से उठा हुआ होने के कारण आपका यह स्पर्श कोण आपको अधिक कोण हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। और यह उत्तल का हो, तो मतलब यह संकेत यह उत्तल होता है। और पारा में क्या होता है कि नीचे की ओर चला जाता है, जबकि पानी हम रखते हैं तो परख नली में वो क्या होता है कि ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन अक्सर घुमा फिरा के इसमें से आपको आते ही रहता है, आपको याद रखना ही होगा। तो चलिए लगभग पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो सीने बार से किया जाता है। और सीने बार का फॉर्मूला अक्सर आपको पूछता है तो HGS होता है। और ये सीने बार भी आपको अक्सर यहाँ से आते ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो याद रखें हम जानते हैं कि सेल्सियस डिग्री पर 100 डिग्री उसका क्या होता है कि क्वथनांक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें क्या होता है 273 हम जोड़ देते थे, केल्विन का मान आ जाता है, यानी कि 373 केल्विन होता है। अब यहाँ पे मतलब वही हमने यहाँ पे आपको फार्मूला लिख दिया है कि यानी इस तरह से होता है C बराबर K माइनस, यानी कि केल्विन माइनस 273। इस तरह से 273 को इधर लाइएगा तो इस सेल्सियस प्लस 273 बराबर क्या हो गया आपका केल्विन हो गया। तो यही सेल्सियस में अगर 100 डिग्री रख देंगे तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्वथनांक था। तो क्वथनांक था इस तरह से केल्विन में 373 केल्विन हो गया। अगर यह हिमांक पूछता है तो हिमांक जानते हैं कि 0 डिग्री होता है, तो इस तरह से यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो 273 केल्विन आपको क्या हो जाएगा, उसका हिमांक बिंदु हो जाता है। तो ये आप दोनों ही जान लीजिए यहाँ पे कि केल्विन में अगर क्वथनांक पूछ दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में तो 373 केल्विन हो गया। अगर हिमांक पूछ देता तो आपको याद रखना होगा कि 273 आपको कितना होता है कि केल्विन होता है।
और ये आपका फार्मूला वगैरह इसमें से चेंजिंग करने का आता है। इस तरह से सेल्सियस C/5 बराबर F-32/9, यानी कि F क्या आपका फ़ारेनहाइट है। उसी तरह से केल्विन -273, के -273 बटा ये क्या हो गया 5 हो गया। उसी तरह से रीमर बटा क्या हो गया कि 4 हो गया। तो ये अगर फार्मूला वगैरह अगर आप याद रखते हैं तो आपको यहाँ से कन्वर्ट एक दूसरे में करके आसानी से या निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जल का क्वथनांक डिग्री कितने से सेंटीग्रेड का होता है। तो वही क्वेश्चन था जो हमने आपको ऊपर में रिकॉल करा दिया 100 डिग्री। अब यहाँ पे साधारण जल की बात कर रहा है। अगर भारी जल की यानी कि D2O का पूछता है, याद रखिएगा, तो वो आपका 101 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक होता है। चूंकि अब भारी जल है, भारी जल जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। साधारण जल क्या हो गया कि H2O, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोजन के ऑक्साइड कहते हैं। इसका भार कितना होता है तो याद रखिएगा 18 होता है, जबकि भारी जल का भार कितना होता है 20 होता है अनुभार। अब कैसे हो गया इसको तो देख लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि साधारण जल में यहाँ पे साधारण जल में हाइड्रोजन 2 है। चूंकि एक हाइड्रोजन का भार 1 ही होता है तो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन 1 है तो इस तरह से इसका भार कितना होता है तो 16 होता है। तो 16 2 मिलकर कितना हो गया आपको तो 18 हो गया। सो इस तरह से भारी जल की अगर बात करेंगे तो ये देखिए, तो क्योंकि यह ड्यूटेरियम है तो इसका एक का मतलब भार कितना होता है 2 होता है। चूंकि यहाँ पे 2 है इसलिए 2 गुने 2 यानी कि कितना हो गया या 4 हो गया, और ऑक्सीजन यह 16 हो गया। तो इस तरह से 16 4 मिलकर कितना हो गया तो आपको 20 हो गया। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा भारी जल के बारे में कि उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी साधारण जल का मतलब हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हमने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन और सबसे अधिक घनत्व वगैरह की अगर बात करेंगे जल का कितना होता है तो याद रखिएगा -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि आपका सबसे अधिक घनत्व आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जबकि यही अगर घनत्व का सबसे अधिकतम बात करता है भारी जल का तो जमने के पश्चात में तो कितना होता है याद रखिएगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि यह सबसे इसका घनत्व देखने को आपको मिलता है। तो चलिए हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगधार्य होता है। तो याद रखिए वो लाल रंग का तरंगधार्य सबसे क्या होता है कि ज्यादा होता है। तरंगधार्य को हम लोग क्या करते हैं कि एंगस्ट्रम में मापते हैं और एंगस्ट्रम में ए के ऊपर 0 दे देते हैं। इस तरह से यह एंगस्ट्रम का संकेत हो जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है याद रखिएगा 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, जो कि लगभग परमाणु का आकार यही होता है 10⁻10 मीटर। लेकिन यह कि परमाणु का नाभिक क्या कह देता है तो याद रखिएगा वो 10⁻15 मीटर होता है, जिसे हम लोग फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। तो नाभिक को फर्मी मीटर में मापते हैं, जबकि परमाणु का आकार को हम लोग क्या करते हैं एंगस्ट्रम के रूप में मापते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा कि यहाँ पे हमने ए लिखा है कैपिटल ए। अगर सिर्फ ए लिख देंगे तो यह मीटर का संकेत हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर शून्य दे दिया जाता है। इस तरह से यह एंगस्ट्रम का आपका संकेत हो जाता है। चूंकि यहाँ पे अभी क्वेश्चन से है तरंगधार्य के ऊपर में, तो याद रखेगा किसी भी प्रकाश मतलब यह तो आपका बैगनी रंग का तरंगधार्य हो सबसे अधिक होता है। लेकिन सबसे कम आपका तरंगधार्य किसका होता है तो सबसे कम में तो आपको सॉरी सबसे ज्यादा आपका तो लाल रंग का हो गया, सबसे कम आपका बैगनी रंग का होगा। तो लगभग यह श्वेत प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश हम लोग कहते हैं तो उसका लगभग तरंगधार्य देखिएगा तो आपको 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपको यही आपका प्रकाश देखने को मिलता है। अब यहाँ से बीच का रंग पूछता है कौन सा होता है तो याद रखिएगा वो आपका हरा रंग ही होता है। यानी कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है ये हरा रंग होता है। या फिर श्वेत प्रकाश जब गुजरता है प्रिज्म से तो वैसे भी बीच का कौन सा रहता है तो हरा होता है। क्योंकि आप भिगी और याद रख सकते हैं VIBGYO और R। इस तरह से लाल आपका सबसे ऊपर हो गया और बैगनी सबसे नीचे हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम रिकॉल करा देंगे कि देखिए श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो प्रिज्म से वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो विभक्त होने के पश्चात ये आपका देखिए बीच का ग्रीन यानी कि हरा रंग का आपका हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, किसी भी प्रकाश का जो होता है चाल निर्धारित होता है उसका तरंगधार्य पर ही निर्धारित होता है। जिसका तरंगधार्य ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा कि चाल अधिक होता है, जिसका तरंगधार्य कम होता है उसका चाल कम होता है। जैसे बैगनी रंग का तरंगधार्य बहुत कम होता है 3900 से भी कम होता है, इसलिए इसका मतलब चाल सबसे कम होता है। लेकिन अभी लाल रंग का तरंगधार्य 7800 से आसपास में होता है तो उससे अधिक होता है, तो इसलिए इसका चाल काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब अगला क्वेश्चन में इसको और भी ज्यादा अच्छा से हम आपको डिफाइन कर देंगे। चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिकॉल कराते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो याद रखिएगा सूर्य पर सबसे अधिक ज्यादा प्रकीर्णन आपका बैगनी रंग का होता है। जब सबसे कम किसका होता है तो आपको झुकाव यानी कि आपका लाल रंग का ही होता है। और यह होता है एक क्वेश्चन है आपको याद रखिएगा प्रकीर्णन बराबर होता है 1 बटा तरंगधार्य का पावर 4 यानी कि लैम्डा पावर 4,
यानी कि यह तरंगदैर्ध्य पर पावर 4 हो जाता है। ये आपको ये फ़ॉर्मूला के रूप में भी याद रखना। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको, ये है आपका प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कह दें या फिर उसको अपवर्तन कह दें या फिर उसका विचलन कह दें। ये सारे के सारे ऑप्शंस में आपको पूछता ही रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हमने आपको त्रिभुज यहाँ पे आपको बना दिया है। यहाँ पे आपका त्रिभुज बना हुआ है और ये त्रिभुज से श्वेत प्रकाश गुजर कर यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसीका इस तरह से नीचे की ओर झुक जाना, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं या फिर उसको अपवर्तन ही कहते हैं, और या प्रकीर्णन या फिर उसका विचलन हो जाता है। सबसे ज़्यादा विचलन आपको बैंगनी रंग का मिलता है, सबसे कम आपका लाल रंग का होता है। अब यह क्या होता है कि विरल माध्यम से क्या होता है कि यह सघन माध्यम में जाता है, तो आधार की ओर क्या होता है कि झुक जाता है। यह प्रकाश का ही गुण है। तो उसी तरह से क्योंकि यह विरल से सघन में जाता है तो उससे क्या होता है कि चाल बदलता है, चाल बदलता है तो उसका तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। जब तरंगदैर्ध्य बदलता है तो याद रखिएगा उसका दिशा भी बदल जाता है। इस तरह से दिशा जब बदलता है तो उसका क्या होता है कि उसका मतलब जो दिशा बदलने से उसका विचलन यानी कि अपवर्तनांक वगैरह वो सब कुछ बदलता हुआ दिखता है, जिसके कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चंस में यहाँ से रिकॉल करके याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा विचलन, सबसे ज़्यादा आपका विचलन बैंगनी रंग का है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का ही, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आपका याद रखिएगा बैंगनी का ही होता है, जबकि सबसे कम अपवर्तनांक आपका लाल का होता है, सबसे कम विचलन आपका लाल का ही होता है। हाँ, प्रकीर्णन सबसे कम आपका लाल रंग का होता है, इसीलिए प्रकीर्णन मतलब एक तरह का बिखराव होता है, इसीलिए काफ़ी लंबा दूरी तक ले जाने सिग्नल के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि काफ़ी कम इसका विचलन होने के मतलब इसका कम प्रकीर्णन होने के कारण यानी कि बिखराव के कारण काफ़ी लंबा दूर तक ले दिखाई देता है।